दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एसपी भारिल है और सुबह के 6:04 हुए हैं और हम बैठे हैं आज के इस प्रोग्राम में अवेयरनेस टू एक्शन। मुझे लगता है आप बिल्कुल सब तैयार हैं और आपको मेरी साउंड आ रही है, मेरा विजुअल आ रहा है और मुझे पता है कल की रात जन्माष्टमी थी और आप सबको देर हो गई थी, उसके बावजूद भी आप टाइम पर आ गए हैं और आप उठ गए हैं। यही सिद्ध होता है कि आप कर्मठ हैं, आप तैयार हैं इस बात के लिए जिस बात के लिए आपने डिसाइड किया, एक पर्पस डिसाइड किया है और एक रीजन डिसाइड किया है कि अब मुझे काम करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग अवेयरनेस टू एक्शन? लोग पूछ रहे थे कि सुबह 6 बजे भैया इतना अर्ली मॉर्निंग क्यों करना है? वो सिर्फ सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग करने का रीजन एक ही है कि कुछ चेंज करना जरूरी है, कुछ बदलाव जरूरी है, अपने माइंड को ये ऑर्डर देना जरूरी है कि आई एम रेडी टू चेंज। अपने माइंड को ये बोलना ज़रूरी है कि मैं तैयार हूँ कुछ भी बदलने के लिए। ये जो क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्यों सुबह ये बदलने के लिए और ये करने के लिए हमने सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग ये सेशन रखा है। फैमिली रियूनियन ड्रिंक टीम का हमारी ज़िंदगी का, हमारी सफलता का सबसे बड़ा महाकुंभ 26, 27, 28 को दिल्ली में होने जा रहा है और हम सब उसकी तैयारी में हैं और उसकी पूर्व भूमिका में और उसके गर्भ काल में हमने एक प्रोग्राम 4 दिन का रखा है अवेयरनेस टू एक्शन। और इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हमें ये समझ आ सके कि क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्यों मैं ये कुछ गलतियां करता हूं, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जिंदगी में एक्शन ही तो सब कुछ है। अल्टीमेटली जिंदगी में अगर एक्शन प्रॉपर हो गया तो काम हो गया। अल्टीमेटली जिंदगी में एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन है वो राइट दिशा में, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और जब एक्शन कम हो जाता है तो तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा बड़ा साइकोलॉजिकल मैटर है और साइकोलॉजिकल मैटर ये है कि जब चैलेंजेस आते हैं तुम्हारा एक्शन कम हो जाता है, तुम और फेलियर की तरफ चले जाते हैं, या यूं कहें जब हम फेल होते हैं तो हमारा एक्शन और कम हो जाता है, तुम्हारा फेलियर इंक्रीज होता जाता है और हम डाउनफॉल में चले जाते हैं। होना ये चाहिए कि जब जब फेलियर है, जब चैलेंजेस हैं, तो एक्शन मैसिव एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। बस यही फर्क है सफल लोगों में और असफल लोगों में। असफल लोगों के एक्शन कम हो जाते हैं और वे इस सोच में रह जाते हैं व्हाई, वे इस सोच में नहीं आते हैं अब के भाव। अरे व्हाई तो तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी का पर्पज नक्की किया था। व्हाई तो तुम्हें उस दिन करने की जरूरत थी जब तुमने पर्पज नक्की किया कि अब मुझे क्या करना है और कैसे करना है। आज तुम्हें व्हाई की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें सिर्फ ये बात करना है कि अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट करना है। फेलियर ये जिंदगी का हिस्सा तो है, डाउनफॉल जिंदगी का एक हिस्सा है और मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर आदमी की जिंदगी में डाउनफॉल ना आए, मैं कई बार ये सोचता हूं अगर आदमी की जिंदगी में उसे चैलेंजेस ना देखने पड़े, अगर आदमी को जिंदगी में अगर उसे झटका ना लगे तो कभी आदमी जिंदगी में सीख ही नहीं सकता है। लोग कई बार कहते हैं तो अच्छा किताब की बातें हैं, नहीं नहीं नहीं, ये किताब की बातें नहीं है, ये जिंदगी है, ये मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि फिर वो लर्निंग मोड में नहीं आता, फिर वो अपने को चौड़ा और बाजार को सकड़ा समझता है, फिर वो अपने आप को रावण समझने लगता है, फिर वो किसी को गिनता भी नहीं है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, 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 जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो डाउनफॉल आता है तब वो लर्निंग मोड में आता है, तब वो सीखने के मोड में आता है। तो कई बार मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे राइज करता है तो मैं उसकी प्रार्थना तो नहीं कर सकता उसके बारे में कि वो असफल हो जाए, मैं प्रार्थना तो नहीं कर सकता उसके बारे में कि उसे चैलेंज हो जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हे भगवान इसे कैसे सीखेगा, कब सीखेगा और अब इसको कुछ लर्निंग तो मिलना ज़रूरी है, कुछ करेक्शन तो होना ज़रूरी है, तब कहीं जाके वो बैलेंस में रहेगा और ये प्रकृति का नियम है और ये होता है। तो उसकी लर्निंग का टाइम है वो। तो जब भी चैलेंजेस होंगे तो वो लर्निंग का टाइम है। जब भी डाउनफॉल होगा ज़िंदगी में तो वो लर्निंग का टाइम है। जब भी वो फेलियर होगा तो वो लर्निंग का टाइम है।
और वो जो लर्निंग है वो ये सीखने की जरूरत है कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लर्निंग के लिए, अतीत के लिए नहीं। और जब वो लर्निंग के लिए होगा तो फिर लगेगा अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मुझे क्या करना चाहिए, और अब वो अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दे। चैलेंजेस आते हैं तो लोग रजाई में बैठ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं लोग मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, चैलेंजेस आते हैं तो लोग इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिंदगी तो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है कि अगर तुम उस पे बैठ के उसे दौड़ाओ, तुमने अगर जिंदगी को नहीं दौड़ाया तो वो तुम्हें खा जाएगी। जिंदगी बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है। तुम उसको दौड़ाओ, उसको भगाओ, उसके साथ भागो, और तुमने अगर जिंदगी को नहीं भगाया, तुमने शेर को अगर नहीं भगाया तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। तो फिर मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि वो जिंदगी एक पहाड़ की तरह है कि अगर तुमने उसको, तुम चढ़ते गए तो ठीक है, और तुम अगर रुके तो उसमें रिवर्स गियर लग जाएगा, तुम दौड़ रहोगे। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस टू एक्शन। और एक सबसे बड़ी तकलीफ है, ये 4 दिन का सेशन है, हम रोज 1 घंटे बात करेंगे, जरूरत होगी तो हम 5 भी दिन भी बात करेंगे। सुविधा तो ये है कि आप ऑनलाइन हैं, सुविधा तो ये है अगर आप अपने घर से निकल चुके हैं तो भी आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। बस आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए और एक फ्रेश माइंड के साथ आपको बैठा होना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि हमारा फैमिली रियूनियन नजदीक आ गया है। विनिंग टीम का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम, विनिंग टीम की एक सबसे बड़ा महाकुंभ, और विनिंग टीम का सबसे लाइफ चेंजिंग इवेंट, और यूं मैं कहूं कि टर्निंग पॉइंट में से इसे मुझे कहना चाहिए, यस जस्ट टर्निंग पॉइंट इवेंट, जिससे लोगों की जिंदगी में एक यू टर्न आता है, वो हमारे सामने खड़ा है। और उसके पहले हमारी मेंटल प्रिपरेशन कितनी है, हम उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं, इसके लिए हमने 4 दिन का सेशन शुरू किया है। कि ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं मेंटल, अभी मैं कल भी बात किसी डॉक्टर से कर रहा था, तो आयुर्वेद में एक प्रोग्राम होता है पंचकर्मा। पंचकर्मा में बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो घी पिलाते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि मैं पंचकर्मा करने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा सुनो, पंचकर्मा के लिए 3 महीने पहले की तैयारी करनी पड़ती है। आपने तैयारी की? बोले मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं तो कल सुबह उठ के चला जाऊँगा, फिर वो जो वैद्य कहेगा वो करूँगा। तो दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसे वैद्य भी तैयार हो गए हैं कि जो आज आप पहुँचोगे और कल सबका पंचकर्मा शुरू कर देंगे। हो गया काम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फैमिली रियूनियन आ रहा है, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट है, जिससे लोगों लाखों लोगों की ज़िंदगी आज तक बदली है और बदलती है और बदलने वाली है। क्या हमारी उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है? या फिर हम वैसे ही पंचकर्मा की तरह सुबह अकेले पहुँच जाएँगे फंक्शन में और पहुँच के देख लेंगे, अच्छा कितना बढ़िया हो गया, तो ठीक है, वक़्त तो लगेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, कुछ बेनिफिट तो हो जाएगा, पर वो नहीं जो हम चाहते हैं। तो ये जो फंक्शन आ रहा है उसके लिए हमारी कुछ प्रिपरेशन हुई है, हमारी मेंटल प्रिपरेशन कुछ हुई है कि नहीं हुई है? हम उसके लिए मेंटली तैयार हैं कि नहीं है? हम उसके लिए उतने एक्साइटेड हैं कि नहीं है? हम उसके लिए, हम ये इसके लिए हमें तैयार हैं कि मेरे साथ कुछ और लोगों की ज़िंदगी बदलनी चाहिए। मैंने वो कभी सोचा है या नहीं सोचा है कि कुछ और लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है मेरे साथ? नहीं सोचा है शायद। हमने उसके लिए हम, अरे घर में एक शादी होती है तो हम कितने प्रिपेयर्ड होते हैं, घर में शादी होती है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने दिनों पहले से तैयारियां चल रही होती हैं। घर में एक शादी हो रही होती है तो तो कपड़े तैयार हो रहे होते हैं, फिर डांस की प्रैक्टिस हो रही होती है, फिर लिस्टें बन रही होती हैं, और फिर नेक दस्तूर और नेक चार हो रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं कि हम किसको क्या देंगे, कैसे करेंगे, वो हम विजुलाइज कर रहे होते हैं। कितनी प्रिपरेशन होती है, सोचो तो सही। ये उससे कहीं गुना बड़ा प्रोग्राम है। कुछ तैयारी है, हमारी कुछ मेंटल प्रिपरेशन हुई, हमने उसके लिए कुछ कुछ एक्शन डाला, हमने उसके लिए कुछ फिजिकल प्रिपरेशन की, हमने उसके लिए कुछ विजुअलाइजेशन शुरू किया। निश्चित तौर पर उस फंक्शन से सबको एक साथ फायदा नहीं होता। किसको कितना फायदा होता है वो उसको होता है जिसने मेंटल प्रिपरेशन की। और आज तो 20 तारीख हुई है, हमारा प्रोग्राम तो 26 तारीख से शुरू हुआ है। 6 दिन तो बहुत होते हैं। कल कृष्ण भगवान का जन्म हो गया। क्या कुछ सीखने को नहीं है उनकी ज़िंदगी से? कुछ लोग उलझ जाते हैं इस बात पे। आप प्रिपरेशन की बात करते हो, आप फैमिली रूम में आने की बात करते हो, मेरे साथ ये चैलेंजेज़ हैं। वाह! कल तुमने सेलिब्रेट किया रात को,
कृष्ण भगवान का जन्म, उनके 1% चैलेंजेस तुम्हारे पास हैं। मैं भी कहानी सुनाऊंगा नहीं, सबको सब पता है, सब पता है उनका जन्म हुआ तब से लेके। पर तुम आज उन्हें क्यों पूज रहे हो? सिर्फ इसलिए पूज रहे हो क्योंकि उन्होंने ओवरकम कर दिए सारे चैलेंजेस को। पूज रहे हैं, हम पूज रहे हैं। तो तुम एक सेकंड में कह दोगे नहीं नहीं वो तो उनकी लीला थी ना, वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, बस तुम डूब गए। तुम डूब गए, बस यहीं से तुम डूब गए। तुम्हें वो कृष्ण बनने का मौका है, तुम्हें राम बनने का मौका है, तुम्हें जीसस क्राइस्ट बनने का मौका है, तुम्हें गुरु गोविंद सिंह बनने का मौका है, तुम्हें मोहम्मद पैगंबर बनने का मौका है। और तुम अपने चैलेंजेस को लेके बैठे हो, वो तुम्हारे चैलेंजेस उनके सामने झुंझुनू जैसे भी नहीं है। वे इसलिए यहां पर पहुंच गए और इसलिए हम यहां पहुंचे हैं। फर्क समझ लो। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया हूं। मैं भूल गया हूं अपने आप को। दिस इज अ मेजर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लिख लो, नोट डाल दो, मैं अपने आप को भूल गया हूं। और मैं अपने आप को भूल गया हूं का मतलब ये है, जो मैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, कि मैं सिर्फ सिचुएशन से और परिस्थितियों से ड्राइव हो रहा हूं। इसी के भगवान सिचुएशन से ड्राइव हुए, राम सिचुएशन से ड्राइव हुए, गांधी सिचुएशन से ड्राइव हुए। गांधी भी कह सकते थे कि 250 साल से देश गुलाम है, मैं क्या कर लूंगा, मैं अकेला क्या करूं। तुम क्या सोचते हो? गांधी सर्वमान्य थे, सबको इकट्ठा करना मैं कौन सी के तुलना से कम नहीं था। भी सब उनको स्वीकार कर रहे थे। आजादी की लड़ाई तो पहले से चल रही थी। उन्होंने पाखाना साफ किया उस मुहिम में शामिल होने के लिए, उन बड़े बड़े नेताओं को के साथ शामिल होने की, और गांधी पहुंच गए, राष्ट्रपिता बन गए। तो हम परिस्थितियों से ड्राइव हो रहे हैं, ये मेरा पहला पॉइंट है। और अगर मैं परिस्थितियों से ड्राइव हो रहा हूं तो मेरा अस्तित्व क्या रहा? खबरदार अगर किसी ने ये बात कही कि वो जो वजह है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बस हो गया, काम खत्म। तुम्हें कौन ड्राइव कर रहा है? आज आप सुबह 6 बजे उठ गए, जो लोग नहीं उठे ना, वे यही कहने वाले हैं, अच्छा वो कल रात को ना 2 बज गए थे क्योंकि जन्माष्टमी थी, इसलिए हो गया काम। और जो उठ गए वो उनके लिए नहीं थी, हमारे लिए नहीं थी, किसी और के लिए नहीं थी। हम परिस्थितियों से ड्राइव हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं परिस्थितियों से, सिचुएशन से ड्राइव हो रहा हूं तो इसका मतलब मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं जीरो हो गया। और बड़ी बात बता दूं, हम वर्तमान परिस्थिति से अपने आप का मेजरमेंट कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति से, जो वर्तमान में सिचुएशन है, मैं अपने आप का मेजरमेंट वहां से कर रहा हूं। अगर मैं फेलियर हो रहा हूं, मेरे पास अगर मोमेंटम नहीं है, मेरे बिजनेस में अगर डाउनफॉल है, तो मैं अपने को मेजर करता हूं कि मैं क्या हूं। और अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मेरे पास अगर भयंकर मोमेंटम है, जो मैं चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा कुछ होता जा रहा है, तो मैं अपने आप को मेजर करता हूं। परिस्थिति का मतलब सिर्फ नेगेटिव परिस्थिति की बात नहीं है, परिस्थिति का मतलब सिर्फ दुखी होने की बात नहीं है, परिस्थिति का मतलब, सिचुएशन का मतलब, हालात का मतलब दोनों है। और मुझे दोनों से ही ड्राइव नहीं होना है, मैं ये बात कह रहा हूं। अगर मैं अच्छी परिस्थितियों से ड्राइव हो जाऊंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं अहंकार में आ जाऊंगा, मैं लर्निंग मूड से हट जाऊंगा। और मैं अगर बुरी परिस्थिति से ड्राइव हो जाऊंगा तो मैं और गड्ढे में गिर जाऊंगा। अरे ये परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति को अगर आप और उसे अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो उसे कहें पर की स्थिति। इट इज नॉट माई स्थिति, ये दूसरे की स्थिति है। परिस्थिति पर की स्थिति है, ये दूसरे की स्थिति है, ये मेरी स्थिति नहीं है। मेरी स्थिति को हम भूल गए हैं और मैं पर की स्थिति से ड्राइव हो रहा हूं। ओह माय गॉड!
और वो पर कौन है? वे हालात हैं, वे मौसम है, वो माहौल है, वो सिचुएशन है, वो लोग हैं। लोग मुझे ड्राइव कर रहे हैं। ये मौसम मुझे ड्राइव कर रहा है, ये हालात मुझे ड्राइव कर रहा है। मेरे बिज़नेस का वॉल्यूम मुझे ड्राइव कर रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा हो, चाहे बहुत कम हो। नो! मुझे पैसा मुझे ड्राइव कर रहा है। तो मैं अपने अस्तित्व को मैंने खत्म कर लिया। और जब जिसका अस्तित्व खत्म हो गया, फिर तो वो रूह अफ़ज़ा हो गया। मेरे ससुर ना एक बात कहते थे कि जो लड़की का बाप है ना, वो रूह अफ़ज़ा होता है। उसे पानी में डाल के पी लो, दूध में डाल के पी लो, सूखा ही खा लो, दही में डाल के खा लो, रायते में डाल के खा लो। उसको रूह अफ़ज़ा को जिसमें डाल के खा लो, वो वैसा बन जाता है। कहीं मैं रूह अफ़ज़ा तो नहीं बन गया हूँ? मैं परिस्थितियों से ड्राइव हो रहा हूँ। तुम जिस परिस्थिति में डाल दोगे, मैं वैसा हो जाऊँगा। जिस लोगों के सामने खड़ा कर दोगे, मैं वैसा हो जाऊँगा। अच्छी परिस्थिति में मैं उसके हिसाब से ड्राइव हो जाऊँगा, बुरी परिस्थिति में मैं उसके हिसाब से ड्राइव हो जाऊँगा। कोई खराब आदमी आएगा तो मैं उसके हिसाब से ड्राइव हो जाऊँगा, अच्छा आदमी आएगा तो मैं उसके हिसाब से ड्राइव हो जाऊँगा। तो वेयर एम आई? मैं कहाँ गया फिर? मैं रूह अफ़ज़ा बन गया। रूह अफ़ज़ा मत बनो भाई, रूह अफ़ज़ा मत बनो। नमक बन जाओ। वो जहाँ होगा चीख-चीख के बोलेगा, चिल्ला-चिल्ला के बोलेगा और जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहीं रहेगा और जितनी ज़रूरत है वो वहीं रहेगा। खीर में नहीं डाल सकते, दूध में नहीं डाल सकते तुम उसे, चाय में नहीं डाल सकते तुम उसे। और फिर दाल में अगर डालना है तो जितना डालना है उतनी की आवश्यकता है। वो चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के बोलता है। मैंने 18 चैप्टर्स में एक बात करी है, लिखा है मैंने कि नमक की तरह बनने का एक पर्पज़ ये भी है कि जब वो होता नहीं है, तो चीख-चीख के बोलता है और जब वो होता है ना, तो पता भी नहीं चलता है कि नमक है। ज़्यादा हो जाता है तो चीख-चीख के बोलता है, लेकिन एप्रोप्रिएट होता है, तो पता भी नहीं चलता है। लोग भले ही कहते हो कि मिस्री की तरह बन जाओ, हाँ बनो, बोलो मिस्री की तरह, पर ज़िंदगी में तो नमक की तरह हो जाए, पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं डिसाइड करूँगा, पहले मैं अपने आप को पहचान लूँ। मैं कौन हूँ मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? मेरी पावर क्या है? और आपकी जो पावर है वो दुनिया में किसी भी परमात्मा और ईश्वर, भगवान, अल्लाह से कम नहीं है। क्योंकि वे भी ऐसे ही थे जैसे हम हैं। उनके साथ भी वो सब कुछ हुआ जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। उसमें और मुझे फ़र्क ये रहा कि वे परिस्थितियों से ड्राइव नहीं हुए, मैं परिस्थितियों से ड्राइव हो रहा हूँ। मैं पहले ये डिसाइड करूँ कि मैं अपने आप को पहले पहचान लूँ, फिर मैं ये डिसाइड करूँ मैं जो चाहता हूँ, वो मैं करूँ। क्या वास्तव में पॉइंट ये है मेरा, क्या वास्तव में किसी परिस्थिति में इतनी ताकत है कि वो मुझे भुला दे? मेरे स्वरूप को भुला दे, मेरे अपने आप को भुला दे, मैं यही भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ? मेरा यहाँ पर्पज़ सिर्फ़ अपने आप को आपके ऊपर से धूल हटाने का है। मेरा पर्पज़ वो धूल जो जम गई है, जिसको आपने अट्रैक्ट किया है, उसे मैं हटाने की बात कर रहा हूँ और आपको एक अनस्टॉपेबल कर देना चाहता हूँ। मैंने तो उससे कहा है, वो मेरी सुन नहीं रहा है। मैंने तो इनसे भी कहा था, वो आ नहीं रहे। पूरी दुनिया भीड़ है। तुम कमर कस लो, तुम लाठी उठा लो, तुम धोती कस लो, तुम चल पड़ोगे ना तो ये पूरी दुनिया चल पड़ेगी। आपको पता है एक बात, गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की बात की ना तो कोई राजी नहीं था। ना वल्लभ भाई पटेल राजी थे, ना नेहरू राजी थे और गांधी जी ने दांडी यात्रा की बात कर दी। कोई नहीं चाहता था कि बापू ये यात्रा करो, बापू अगर फेल होगी तो क्या होगा? बापू इससे फ़ायदा क्या होगा? बापू फिर हम क्या करेंगे? ये क्या होगा? बापू ने खूब समझाने की कोशिश की, जब कोई नहीं समझा तो अल्टीमेटली उन्होंने कह दिया, अब मैं तो नक्की कर लिया है और मैं तो चल पड़ूँगा।
अब कोई मेरे साथ आए चाहे ना आए। बापू ने जो घुटनों तक धोती पहनते थे, उसकी कांच, उसे कांच बोलते हैं, उस कांच को कसा, लाठी उठाई, अपनी चप्पल पहनी और चल पड़े। अकेले, अकेले, इंडिविजुअल, सिंगल। इतने विरोध के बावजूद हमें लगता है कि गांधी के मुंह से शब्द निकला और लोगों ने हाथों में उठा लिया। नहीं, चल पड़े। उनको जाते हुआ देखा तो एक उनका सेवक साथ आ गया, एक और साथ देखा तो दो और आ गए। अब वो बापू अटैक नहीं कर रहे हैं किसी को, ध्यान से सुनना। अब वो जो जो एक आया ना, तो अरे एक तो चला गया बापू के साथ, चलो मैं भी चलता हूँ। दो आ गए, 6 आ गए, 10 आ गए, तो लोगों, अच्छा 10 आदमी आ गए, तो या फिर मैं रह जाऊंगा, चलो मैं भी चलता हूँ। अब बाकी जो आ रहे हैं ना, वो एक को देख के आए, 4 को देख के आए, 10 को देख के आए, 100 हो गए। अरे यार, बहुत भीड़ जा रही है गांधी यात्रा में बापू के साथ। अब लोगों का जो ड्राइव डिसीजन फैक्टर है वो बापू नहीं है, वो भीड़ है। ये बहुत जबरदस्त बात कह रहा हूं मैं। लोगों को, अब भीड़ ने भीड़ को बढ़ाया। वो एक आदमी जो आया, वास्तव में तो उसने बाकी सबको अट्रैक्ट किया। वो जो एक आदमी को अट्रैक्ट किसने किया? बापू ने किया। बापू ने कोई हजारों आदमी अट्रैक्ट नहीं कर लिए। बापू ने एक ही काम किया, वो खुद तैयार हो गए, यस अब मैं जाऊंगा, हो गया काम खत्म। आप समझ रहे हो मुझे मैं कहना चाह रहा हूं? ओहो, बापू की दांडी यात्रा सफल हो गई। आज लोग गाना गा रहे हैं कि बापू की दांडी यात्रा सफल हो गई। लोग आज बात कर रहे हैं कि बापू की दांडी यात्रा में हजारों लोग गए और उसने मोमेंटम खड़ा कर दिया। उन्होंने नमक उठा लिया और नमक आंदोलन था और अंग्रेज उससे घबरा गए। बेटा, शुरू कैसे हुआ था? शुरू कैसे हुआ था? एक आदमी से, सिंगल मैन, सिंगल मैन गांधी। महात्मा गांधी नहीं, ये तो बाद में हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी, एक आदमी। फिर बाकी लोगों को तो लोगों ने ट्रीट किया। फैमिली रूम में आने का आपने डिसाइड किया, आप आ गए। आपने हल्ला मचाना शुरू किया, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ 5 लोग और आ रहे हैं। वो कहा, अच्छा 5 जा रहे हैं तो मैं ना छूट जाऊं। तो वो जो नहीं आ रहा था, वो तो उन 5 को देख के नहीं आने का डिसीजन कर लिया। और वहां जब पहुंच गया तो हजारों देखे, अच्छे हजारों लोग कर रहे हैं इतने। तो मैं पहली बार गया ना मीटिंग में, तो उस मीटिंग में कोई 20-25 लोग बैठे थे। मैंने कहा यार, 99 की मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा यार ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा कि ओपन हो रही है उसमें आ जाओ। उसमें कोई 150-200 लोग बैठे थे। मैं, बाकी सब तो एक तरफ रह गया। मुझे वो जो 150-200 लोग बैठे थे, उसमें 2-4 मेरे परिचित बैठे थे। मैंने कहा अरे, ये सब कर लेंगे तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। मुझे क्या लगा कि अच्छा इतने सारे लोग कर रहे हैं, ओहो। तो मेरा जो डिसीजन फैक्टर है वो कौन रहा? सोचो तो सही जरा। महात्मा गांधी की कीमत इसलिए नहीं है कि उनके तो हजारों लोग आ गए। महात्मा गांधी की कीमत इस बात के लिए कि उन्होंने डिसाइड किया और खुद लाठी लेके और धोती की कांच कस के चल पड़े। अगर बापू साहब से पूछने जाते कि मैं दांडी यात्रा की प्लानिंग कर रहा हूं, तुम चलोगे, तुम चलोगे, तुम चलो, तुम चलो तो मैं चलूं, तुम चलो तो मैं चलूं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं भैया, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, टिकट ले लिया था, रिजर्वेशन कर लिया था, फिर मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि फिर मेरे साथ कोई आ नहीं रहा था। मैं कहता हूं, तू ना कमर में रस्सी बांध, उसमें पत्थर बांध और कुएं में गिर जा। पत्थर क्यों बांधूं? इसलिए कि कहीं वापस ना आ जाए। गजब कर रहा है। कौन ड्राइव कर रहा है तुझे? बापू भी कहते थे। सुबह अगले दिन जिस दिन जाना था कि यार जवाहर, मैंने अब कैंसिल कर दिया है क्योंकि मैंने 2-4-10 लोगों से और पूछा, कोई नहीं जा रहा था तो मैंने भी कैंसिल कर दिया। हो गया काम। हम कौन हैं हम? लोगों ने लोगों को अट्रैक्ट किया, बापू ने नहीं। और बापू की महानता इस बात के लिए है कि उनने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूं, बात खत्म। ये पब्लिक है, ये भीड़ है, ये लीडर नहीं है। लीडर आप हैं, जो डिसाइड करता है कि मुझे करना है।
क्या किसी भी परिस्थिति में इतनी ताकत है कि वो मुझे भुला दे? क्या किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो मुझे ही भुला दे? मुझे भुला दे मतलब मुझे मेरे स्वरूप को भुला दे। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत हो सकती है? तो गुलाब जामुन क्या करना है? उसने मुझे ट्रैप कर लिया। मैं मेरे हिसाब से परिस्थितियों को, लोगों को ड्राइव नहीं कर पाया। लोगों ने मुझे अपने हिसाब से कर लिया। ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे। आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे करना ही है, फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं देखो अगर लोग तैयार हो जाएँगे तो मैं तैयार हूँ। अगर लोग तैयार नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा? खत्म हो गया तो ज़िंदगी से, फिनिश। श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया ना, उनने क्या किया? महाभारत में मेरे साथ कितने लोग होंगे बोलो? ये सारी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया कि अब पांडव मान जाएँ, कौरव मान जाएँ, कौरव नहीं माने, फिर पांडवों के पास आ गए, कौरव नहीं मानते, अब करते हैं, क्या करते हैं? चलो शुरू करते हैं। खुद डिसाइड, एक आदमी, सिंगल मैन, ये 100 ये 5 उनके पास सब कुछ, इनके पास कुछ नहीं। ये भी कहते हैं कि ऐसा आ जाए तो फिर कर लें अपन। परिस्थिति ने ड्राइव किया श्री कृष्ण को, किसी व्यक्ति ने ड्राइव किया उनको, तो बहुत हो गया अब नहीं कर सकते अब जो होगा वो युद्ध के मैदान में होगा। और हमें कौन ड्राइव कर रहा है? कौन ड्राइव कर रहा है हमें? अब बोलना बच्चों की एग्जाम है, वाह! ये तुम्हें ड्राइव कर रहा है। वेरी गुड। सोचो, यू आर ऑर्डिनरी मैन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तुम बनना चाहते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और तुम्हारी बातें हैं ऑर्डिनरी की तरह। तुम ड्राइव होते हो परिस्थितियों से, बनना चाहते हो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तुम परिस्थिति को अपने हिसाब से ड्राइव करना चाहते हो और करोगे, लेकिन तुम तो हो तो रहे हो तुम परिस्थितियों से। क्या कोई भी चिंता और स्ट्रेस या इश्यू में इतनी ताकत है कि वो मुझे ही भुला दे? मैं यहाँ 3 बातें कह रहा हूँ। क्या किसी भी परिस्थिति में इतनी ताकत है जो मुझे भुला दे? क्या किसी व्यक्ति में इतनी ताकत है जो मुझे मेरे स्वरूप को ही भुला दे? क्या किसी भी इश्यू में, क्या किसी भी चिंता में, क्या किसी भी स्ट्रेस में इतनी ताकत है कि वो मुझे मेरे स्वरूप को भुला दे? और हम अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, द सेकंड पॉइंट, माहिरता आरोप देने में, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। मैं इन 4 दिनों के अंदर आपसे बहुत सारे पॉइंट पे बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगा और इन 4 दिनों के दौरान अगर आपको बात समझ आ गई, अगर आपको जच गई तो ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्पार्क आ सकता है, एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अकेले ना बैठें, अपनी फैमिली के साथ बैठें, बच्चों के साथ बैठें। अब इसमें कोई चैलेंज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है सुबह 6 बजे, एक ही चैलेंज है कि मैं उठा नहीं। अरे यार उठ जाओ, मुँह धो लो, चाय पी लो, थोड़े से फ्रेश हो जाओ और डायरी पेन लेके बैठ जाओ। तो बहुत नींद आए ना तो सो जाना दोबारा, सो जाना। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई सड़कों पे आवाज़ नहीं है, अभी कोई चिल्ला-चोंट नहीं है, अभी कोई कोई आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। बच्चों को बिठा दो, फैमिली को बिठा दो, अपने माँ-बाप को बिठा दो, अपने दोस्तों को बोल दो, दूर अमेरिका में कोई बैठा है उसको बोल दो, सुन तो ले। अब मैं आपके घर में आ गया हूँ। ये अवेयरनेस टू एक्शन इस सर्जिकल स्ट्राइक है, आपके घर में आ गया हूँ मैं। मैं अभी घर में बैठ के बात कर रहा हूँ, आपको मैं बुला नहीं रहा हूँ कि आप आ जाओ। हाँ, इसमें समझ में आ जाए तो फिर आ जाना दिल्ली। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पहली बात मैंने आपसे कही कि हम अपने आप को मैं भूल रहा हूँ, भूल गया हूँ मैं अपने आप को।
दूसरी बात है माहिरता आरोप देने में, हम माहिर हो गए हैं, हम स्पेशलाइज्ड हो गए हैं लोगों को आरोप देने में। जैसे होते हैं ना डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट इन स्किन, हमारे नाम के आगे हमारे नाम के आगे लिख देना चाहिए स्पेशलिस्ट इन ब्लेमिंग। ब्लेमिंग स्पेशलिस्ट, ऐसा भी कर सकते हो। हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया है, हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हम छांट छांट के लाते हैं। और उसकी एक सबसे सुंदर लाइन ये है, जो मेरी बैक ऑफ माइंड में चलती रहती 24 घंटे, आई एम राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। आई एम राइट, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। नॉट यू आर रॉन्ग, एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। क्योंकि आज मैं इसे गलत कहता हूं, कल मैं उसे गलत कहता हूं, मैं परसों उसे गलत कहता हूं, नरसों मैं उसे गलत कहता हूं। अब वो जो है ना, उसकी तरफ खड़े हो जाओ तो वो कहता है आई एम राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर एक आदमी, हम यही मान रहे हैं, हम यही देख रहे हैं, आई एम राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो वो जो है ना, वो आदमी नहीं है, वो परिस्थिति भी रॉन्ग है। ज्यादा पानी हो जाए तो परिस्थिति गलत हो गई है, कम हो जाए तो खराब हो गई है, गर्मी ज्यादा हो जाए तो आरोप देना शुरू, कम हो जाए तो आरोप देना शुरू। पत्नी पति को आरोप दे रही है, पति आप पत्नी को दे रहा है, पत्नी पति को दे रही है, दोनों बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप को दे रहे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। वाह, तू बहाने ढूंढ रहा है, तू रीजन ढूंढ रहा है, इसलिए तू रीजन ढूंढ रहा है कि किस पे ये आरोप का ठीकरा किसके माथे पे रख सके। कारण ढूंढ रहे हैं हम, इस बात के लिए कारण ढूंढ रहे हैं जिससे हम उनको ये सौंप सकें, उनके उनके माथे पे ठीकरा रख दें कि इसकी वजह से। हमारे कारण ढूंढने का मतलब एनालिसिस नहीं है, हमारे कारण ढूंढने का मतलब लर्निंग नहीं है, हमारे कारण ढूंढने का मतलब रीजन नहीं है कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। हमारे कारण ढूंढने का मतलब होता है कि मैं ये आरोप का ठीकरा किसके माथे फोड़ूं, इसलिए हम इसलिए हम रीजन ढूंढते रहते हैं। और अब इससे बड़ी बात तो अब मैं कहने जा रहा हूं, जो इनसे इससे बड़ी बात है, वो बात ये है कि जब मैं आरोप जिस पे देता हूं ना, ये बात यहां खत्म नहीं हो जाती। ये ये बात यहां खत्म नहीं हो जाती कि मैंने जिस पे आरोप दिया अब क्या हुआ। बात यहां से शुरू होती है कि जिस पे मैंने आरोप दिया ना, वो मेरी मेरे मन और मस्तिष्क पे राज करने लगे। मतलब वे मेरे मन और मस्तिष्क पर छा गए। पहले तो मैंने परिस्थिति को एनालाइज किया इसके लिए कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और जैसे ही मैंने कहा कि यू आर रॉन्ग, तो जो रॉन्ग है वो मेरे मस्तिष्क पे इतने छा गए हैं कि वे मेरी जिंदगी ड्राइव करने लगे। नहीं समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं। कोई भी परिस्थिति बनी, अब मुझे तो आरोप देना है बिकॉज आई एम स्पेशलिस्ट इन ब्लेमिंग। तो मैं आरोप किस पे दूं? तो उसके लिए मैं ढूंढता हूं लोग, परिस्थिति, माहौल, कि मैं किस पे आरोप दूं। तो मैं एनालाइज करता हूं और मैंने फिर आरोप एक पे दे दिया। जिस पे मैंने आरोप मढ़ा, अब वो मेरी जिंदगी ड्राइव कर रहा है। अरे यार, ये इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि ये आदमी मेरी जिंदगी में आ गया, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसलिए नहीं हुआ कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब वो जो है ना, दूसरी कंपनी में चला गया और वो ना वो काम नहीं कर रहा है, और वो जो है ना, मैंने उससे बहुत मेहनत करी, फिर वो मुझसे डिमांड करता है। और वो जो है ना, ये इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बारिश इतनी हो गई है ना कि मैं निकल भी नहीं सकता हूँ।
ऐसे भी अभी बहाने हैं कि आरोप देना शुरू कर दिया, अभी बारिश बारिश हो कहाँ रही है, प्रिडिक्शन है कि बारिश होगी। बहुत बढ़िया। और प्रिडिक्शन है ना बारिश होगी, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो बारिश का प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा है। अब फिर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। वेरी गुड, तूने बारिश पे आरोप दे दिया। तूने बाप पे आरोप दे दिया कि मेरे बाप ने ना मेरी जिंदगी में बाप कमा लेता ना तो फिर मेरे को ना कैपिटल मिल जाती, कैपिटल मिल जाती तो मैं काम कर लेता। एक तो मुझे वो बहुत बड़ी जबरदस्त आदमी मिला, उसकी 6 बहनें थी और अकेला लड़का था, वो कुछ नहीं करता था। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि यार मतलब कुछ नहीं करता था का मतलब वो 10-5 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये कमा रहा होगा। मैंने उससे कहा यार तू मेरा दोस्त था, मैंने तू करता क्यों नहीं है? अरे यार क्या करूं, मैं अकेले रह गए ना यार। क्या मतलब अकेले रह गए? अब 6 महीने में अकेले ही तो रह गया यार। फिर अब वो 2-4 भाई होते तो कुछ मिल के कर लेते। जिसके 2-4 भाई हैं उससे पूछ लो, वो कहता है ये भाई हैं इस चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी टांग खींचते हैं। बँटवारा हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, अरे यार थोड़ा-सा ना तूने जो दुकान खोल रखी है ना स्टेशनरी की छोटी-सी, इस दुकान को बड़ा कर ले। अरे यार क्या करूँ मैं अकेला रह गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी दुकान मत कर, तू टेंडर निकलते हैं ना, 20 सारे टेंडर ले ले और स्टेशनरी की सप्लाई शुरू कर दे। मत बड़ क्या करूँ यार मैं अकेला रह गया ना। मुझे ऐसी गुस्सा आई कि मैं इसे ना गर्दन पकड़ के मसीट दूँ। फिर मुझसे पूछेगा ना कि यार ये क्यों कर रहे हो? तो फिर मैं कहूँगा यार मैं अकेला रह गया ना। उसी में से पूछा यार तुमने तो बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, तुम तो बहुत बड़े बन गए, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। तो पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया? हाँ यार मैं अकेला रह गया ना। अब मेरा ना तो कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है। अब मैं अकेला रह गया ना इसलिए कर गया। ऐसे ही घटना बता रहा हूँ मैं आपको। हम माहिर हैं। मतलब तू अपने माँ-बाप को गालियाँ दे रहा है कि उन्होंने 6 लड़कियाँ पैदा कर दी, उनके हाथ में था 6 लड़कियाँ पैदा करना। तू कहता है वो अकेले रह गए। और फिर वो जो अकेले रह गए हैं, वो चीज़ इतनी माथे पे चढ़ गई है कि वही मेरी ज़िंदगी ड्राइव कर रही है। एक काम की बात बोलूँ? जिससे हम नफ़रत करते हैं ना, वो हमारे दिलो-दिमाग पे उतना ज़्यादा छा जाता है और वो हमारी ज़िंदगी ड्राइव करता है। जिससे नफ़रत करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, वो नहीं। तो रात को नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम जिससे नफ़रत करते हो ना, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। तो रात की नींद इसलिए डिस्टर्ब हो गई है कि जिससे तुम नफ़रत करते हो, वो तुम्हारे दिमाग पे छा रहा है। और जो तुमसे नफ़रत करता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में छा रहा है। और जो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, एक दिन मुझे बताओ, ये लड़के-लड़कियों के जो प्यार की बात छोड़ दो, वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शादी के पहले का वो जो टिपिकल टाइप का जो माहौल होता है उसको छोड़ दो, तो एक दिन मुझे बताओ कि जिस दिन तुम्हारी रात की नींद इसलिए हराम हुई क्योंकि तुम उस आदमी से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम्हारी नींद खराब हो गई। अब वो तुमसे मोहब्बत करता है। नहीं बाकी सैकड़ों रात इसलिए गई कि तुम जिससे नफ़रत करते हो वो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो गया। वो छा रहा है मेरे दिमाग पर। जिस मजे की बात ये है कि जिसको पे हम आरोप दे रहे हैं, वो मुझे मेरी ज़िंदगी ड्राइव कर रहा है। और जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, जिस परिस्थिति को, जिस व्यक्ति को, जिन हालातों को, जिन स्ट्रेस को, जिन इश्यूज को, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहा है। वो ड्राइव कर रहा है। कैसा हो कि मेरा नाम अगर आरोपी लाल रख दिया जाए? आरोपी लाल रख दें? मैं तो बहुत बढ़िया कर लेता। मैं तो इस फैमिली रियूनियन में 100 लोग ले आता। लेकिन क्या करूँ? बारिश बहुत हो गई। लेकिन क्या करूँ? मेरे लोग ना फर्जीवाड़े में चले गए, कुछ फाइनेंशियल स्कीम में चले गए। मैं क्या करूँ? मेरे अपलाइन ना मेरे साथ नहीं है। वाह! बहुत बढ़िया आरोप दे रहा है तू। अल्टीमेटली इफेक्टेड कौन है? अल्टीमेटली किसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा? अल्टीमेटली नुकसान कौन भुगत रहा है?
वेरी गुड। नो नो, यू आर द ऑर्डिनरी पर्सन। अब एक्चुअली ना वो जो अब दिल्ली है ना, वो 500 किलोमीटर दूर है ना, तो भैया फिर वो एक दिन आने जाने में लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तू 500 किलोमीटर पे आरोप दे दे। मतलब कौन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है जो मेरी जिंदगी को ड्राइव कर रहा है, जिससे हम नफरत करते हैं। और नफरत भी हमने डिसाइड किया है कि मुझे इससे करना है, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इसको ब्लेम करना है, मैंने डिसाइड किया है मुझे इसको आरोप देना है। मैं वो डिसाइड कर रहा हूं, फिर वो मेरी जिंदगी ड्राइव कर रहा है और मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। वेरी वाह। अब मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड का पॉज दे रहा हूं। पता क्यों? कि जरा ये सोचो कि हमने जिस जिस पे आरोप दिया, जिसको हमने ब्लेम किया, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, वो हमने पहले ढूंढा, एनालाइज किया, फिर उस पर आरोप दे दिया। अब मेरी जिंदगी कौन ड्राइव कर रहा है? वो परिस्थिति और वो व्यक्ति, वो इशू, वो स्ट्रेस, वो चिंता, वो रीजन, वही ड्राइव कर रहा है जिस पे मैंने आरोप दिया। जरा प्रैक्टिकल तो सोचो अपनी जिंदगी में। हमारे डिसीजन उसके हिसाब से हो रहे हैं, हमारे निर्णय उसके हिसाब से हो रहे हैं, हमारा काम उसके हिसाब से हो रहा है, हम चल उसके हिसाब से रहे हैं। आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकंड। अपनी जिंदगी को एनालाइज करो जरा। आप एनालाइज कर लिया होगा, आपने एक आध एग्जाम्पल सोचा होगा, अब आपके पास एक मौका मिल गया है और बाकी एग्जाम्पल भी सोच लो। देखो दोस्त, चूहों के विरोध करने से हाथी दुखी नहीं होते और चूहों की हड़ताल करने से हाथी भूखा नहीं मरा करते। चूहे अगर विरोध करने लग जाएं तो हाथी दुखी हो जाए। आप कौन हो? आप पहले डिसाइड तो करो। चूहे अगर हड़ताल कर दें तो शेर भूखों मरने लग जाए। आप डिसाइड तो करो, आप कौन हो? मैं भूल गया हूं। मुझे ड्राइव होना चाहिए था अपने आप से, और मुझे ड्राइव कर रही हैं परिस्थितियां। और उन परिस्थितियों से फिर मैं ढूंढता हूं कि मुझे किस पे आरोप देना है। मैं फिर उस व्यक्ति पे, उस परिस्थिति पे मैं आरोप देना शुरू करता हूं, मैं ब्लेमिंग करता हूं। और मैं ही मानता हूं आई एम राइट यू आर रॉन्ग बिकॉज आई एम अ हीरो। और जब मैं कहता हूं कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग, तो जिसे मैं रॉन्ग कहता हूं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आके मुझे ड्राइव कर रहा होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। आपने फेसबुक पे कुछ लिखा, आपने इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा, 100 कमेंट्स आए, उसमें से 98 कमेंट्स फेवर में हैं, थम्स अप कर रहे हैं, वेरी गुड लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं। 2 आदमियों ने नेगेटिव लिख दिया। आपके दिमाग में क्या छा रहा है? और वे 2 जो कौन हैं, वे मनचले, वे छछूंदर, आपको पता भी नहीं है। और वो 2 ने अपना नाम भी सही नहीं लिखा है फेसबुक पे। अब भी आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, ये कौन है? वाह! आप वो 98 को भूल गए हो। ये 2 ही आपके दिमाग में याद हैं। ये 2 ट्रैक कर रहे हैं। छोड़ दो। एक
आदमी के घर के पास में तालाब था, और वो रोज रात को सोए तो मेढकों के टर 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 करने की आवाज आए। वो परेशान हो गया, दुखी हो गया वो जाके दुखी होके वो एक दिन किसी रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट वाले को बोला कि यार मैं ना बहुत थक गया हूँ, ये रात भर मुझे मेढक सोने नहीं देते हैं, हजारों मेढक हैं मेरे तालाब में, मैं चाहता हूँ कि मेढक मैं वहां से पकड़ूं और तुमको मैं बेच दूं, उसे एग्रीमेंट कर लो। तो बोले कितने? अरे कम से कम 1,000 तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है। तो वो मेढक को पकड़ने गया, सिर्फ 2 मेढक निकले, ओनली 2। तीसरा मेढक नहीं था। रेस्टोरेंट वाले ने कहा तुम तो 1,000 मेढक मेढक की बात कर रहे थे, 2 निकले। माथा पकड़ के आंख में आंसू लाके बोला कि मुझे लगता था कि हजारों मेंढक हैं, लेकिन सिर्फ 2 निकले। ये 2 मेंढक टर-टर कर रहे थे, मुझे लग रहा था हजारों मेंढक टर-टर कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे, जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे होंगे, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, जो आपको जिस थॉट पे आप काम कर रहे हो, वो नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ 2, और आपको लग रहा है हजारों हैं, हजारों हैं, हजारों हैं। 2 मेंढक टर-टर कर रहे हैं सिर्फ। और 2 मेंढक की टर-टर की आवाज़ आपको हजारों जैसी सुनाई दे रही है। इसमें मेंढकों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। ओनली 2, सिर्फ 2 मेंढक। हम उनसे बात करें, हम उनसे परेशान करें, भी हमारे दिमाग पे छा रहे हैं, भी छा रहे हैं। इसकी नींद खराब हो रही थी, तो ये आरोप ढूँढ रहा था कि मैं किस पे आरोप दूँ, तो इसे लगा मेंढकों पे आरोप दे दो। और मेंढकों पे आरोप देना शुरू कर दिया, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। और बेशुमार इतने छात्र तो हजारों हैं, हजारों हैं, हजारों हैं। और बेसब्कॉन्शियस माइंड में घुस गया, रातों की नींद खराब हो गई और परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। जब ढूँढने गया तो सिर्फ 2 निकले। कौन कर रहा है मुझे ट्राई? कौन परेशान कर रहा है मुझे? तुम घर में आके जो बैठ गए हो सिर्फ इसलिए बैठ गए हो क्योंकि सिर्फ 2 लोगों ने तुम्हें नेगेटिव बोल दिया है। 2 लोगों ने तुम्हारे साथ बिज़नेस की शुरुआत नहीं की, सिर्फ 2 लोगों ने तुमको कहा कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, 2 लोग तुम्हारे साथ फंक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो तुम इसलिए आके बैठ गए कि हज़ारों लोगों ने मुझे मना कर दिया। तुम्हें मल्टीपल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया ही ऐसी है। मुझे वो लीडर का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने मुझसे कहा था कि भैया मैंने 100 प्लान दिखाए कम से कम, एक आदमी ने जॉइन नहीं किया। जब 101 बार प्लान दिखाया ना, तो पहले आदमी ने जॉइन किया। मैं नाम भूल रहा हूँ किसने कहा। और मैं 99 के बाद अगर छोड़ देता, तो क्या होता? और फिर उसके बाद तो चल पड़ी गाड़ी। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से गोपाल दास नीरज का एक शेर है, जब भी मैं शहर में दरवाजे से बाहर निकला, मुझे मारने को हर द्वार से खंजर निकला। जब भी मैं शहर में दरवाजे से बाहर निकला, मुझे मारने को हर द्वार से खंजर निकला। द्वार से खंजर निकलता नहीं है। तेरे दिमाग में ये बात आ गई है कि हर एक आदमी मुझे मारने को दौड़ रहा है, तो तुझे हर द्वार में खंजर दिखाई दे रहा है। कौन ड्राइव कर रहा है मेरी जिंदगी? और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि दंड बड़ो करतार को चित्त से दियो उतार। कि दंड, सबसे बड़ा दंड ये है कि उसे अपने चित्त से उतार दो। परिस्थिति को, माहौल को, लोगों को, एटमॉस्फेयर को, स्ट्रेस को, चिंता को चित्त से उतार दो। उतार दो, चित्त से नहीं चाहिए मुझे। ये मैं अपने दिमाग में रखूंगा इसे। ये जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितने भी स्ट्रेस होते हैं, वे ना बच्चे की तरह होते हैं। उन्हें जितना पालोगे उतने बढ़ते हैं। जिन पर तुमने आरोप दिया है ना, तुमने ब्लेम किया जिन पे,
तुम उन्हें जितने पालते हो वे उतने बढ़ते हैं। और हमारी जिंदगी में हम नेगेटिविटी को ज्यादा पालते हैं, इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है। वो बिल्कुल बच्चे के समान है, तुम और पालो और बढ़ेंगे। वो नेगेटिविटी हम पालते जा रहे हैं, वो और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब मेरा जो अस्तित्व है वो मैं खत्म करता जा रहा हूं, खत्म करता जा रहा हूं, खत्म करता जा रहा हूं, खत्म करता जा रहा हूं। निकल पड़ो। जो हम अपने आप को भूल गए हैं वो अपने आप को याद करो। मैं सिर्फ अकेला हूं, अकेला खड़ा हूं। मैं डिसाइड करूंगा, मैं अपनी जिंदगी का मालिक मैं हूं। कोई परिस्थिति मुझे ड्राइव नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति मुझे ड्राइव नहीं कर सकता। मैं ड्राइव खुद अपने आप को करूंगा। मेरे सपने मुझे ड्राइव करेंगे। कोई साथ हो ना हो, कोई देता हो ना देता हो, क्योंकि लोग तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब मैं चलूंगा तो लोग चलेंगे, मैं बढ़ूंगा तो लोग मेरे साथ बढ़ेंगे। मैं बीड़ा उठाऊंगा तो लोग फॉलो करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आज मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने डिसाइड किया है और मैं चल पड़ूंगा। दिस इज माई डिसीजन। मैंने आज आपसे बात की है 2 पॉइंट्स के ऊपर। मेरे पास तो मुझे लगता है मैं 4 दिन में कैसे पूरा करूंगा। मैं 2 पॉइंट पे बात की सिर्फ आपसे। तीसरा पॉइंट मैं अभी छोड़ देता हूं और बात तो हम कल करेंगे सुबह 6 बजे। उससे पहले जो लोग आज ज्वाइन नहीं किया उनको बोलिए कोई संबंध नहीं, वे आपके बिजनेस में हैं नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वे फैमिली में हैं, वे दोस्त हैं मित्र हैं, वे खुद ही पूछने लग जाएंगे तुमसे तुम क्या करते हो यार। वे तुमसे पूछ लेंगे तुम कर क्या रहे हो जिससे तुम कनेक्ट हो गए। उनसे कहना मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें बताऊं, चलो 26 27 28 को दिल्ली में वहीं पता चलेगा। और मैं भी देखूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, तुम भी देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। ले आओ। देखो जगह नहीं, लोग बहुत हैं। तो मेरे मित्र इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ सिलेक्टेड हो, फुल ऑफ पॉस्चर हटा दो दिमाग से। न जाने कब किसकी जिंदगी बदल जाए, न जाने किसका भाग्य परिवर्तित हो जाए, न जाने किसकी जिंदगी में कौन सा चमत्कार हो जाए आपकी एक लाइन से और एक बात से। नहीं पता। हम तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, जिसको चाहिए वो ले लो। हम निकल पड़े हैं, हम बांट रहे हैं। गंगा है बह रही है, जिसको अपनी प्यास बुझानी है पी लो। ये हमारी भी गंगा बह रही है, आप गंगा बहा रहे हो। जिसको अपनी प्यास बुझानी है वो आपके किनारे पे आ जाए। कोई प्यास नहीं बुझाता है अपनी, कोई गंगा के पास नहीं जाता, गंगा बुरा नहीं मानती। कोई गंगा के पास पहुंच के भी चुल्लू में पानी लेके नहीं पीता तो गंगा बुरा नहीं मानती है। और पी लेता है तो गंगा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई पानी पी के थूक देता है बगल में तो भी गंगा को फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना काम है उसका बहना, उसका काम है शुद्ध गंगा जल जो उसका बह रहा है, हिमालय से निकल के आ रहा है, वो तो बहना उसका काम है। वो बहता जा रहा है, जिसको अपना आ रहा है उसने सबको मौका दिया, मौका सबको दिया, क्योंकि घाट घाट पे गंगा बह रही है। हिमालय से लेके बंगाल की खाड़ी तक गंगा जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। मौका सबको दिया, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे दी। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा मुझसे फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने भी नहीं देखा कितने बरस हो गए पूरे हिंदुस्तान में हर घाट पे घूम रही हूँ और सारे लोग तो आ नहीं रहे हैं, तो बंद कर दूं मैं? नहीं, गंगा अपना काम कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा कि अब तुम बहना बंद कर देते हैं यार, बहुत हो गया, इतने दिन हो गए, लोग तो आते नहीं, लोग तो सुनते नहीं है, सारे तो पी नहीं रहे, इतने सी तो आ रहे हैं, इतने सी तो आ रहे हैं। नहीं नहीं, अपना काम बहना है। जिसको जब समझ में आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। हो गया काम। मेरा अपना काम मैं करता चलूं। वो तो अपना काम कर रहा है, सामने वाला नहीं आके, सामने वाला तो मना करके अपना काम कर रहा है, सामने वाला तो मेरा विरोध करके अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम ना करूं। गंगा अपना काम तो भूल जाए और दूसरा जो नहीं आ रहा है गंगा के तट पे वो अपना काम करा जा रहा है। वाह। तो कौन जीता? कौन कौन जीता? अरे मैं अपना काम करता जाऊंगा, मैं अपना काम करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा, कहता जाऊंगा, प्रमोट करता जाऊंगा, लोगों को इनवाइट करता रहूंगा, मैं अपनी रेवड़ी बांटता रहूंगा, मैं अपने काम करता रहूंगा। जिसको जो करना मैं खुशियां बिखेरता रहूंगा। मैं
और बिल्कुल इस पवित्र भाव के साथ कि मैं खुशियां बिखेर रहा हूं, मैं खुशियां बिखेरने के काम में हूं, मैं खुशियां बांटने के बिजनेस में हूं। और मैं जिस आदमी से कहता हूं चलो 26 27 28 दिल्ली, मैं खुशियां बांट रहा हूं। मैंने एक आदमी को और प्रमोट किया, मैं एक आदमी को और लेके आया, मैं उसकी जिंदगी में खुशियां बांटी, मैं अपना खुशी बांटने का काम कर रहा हूं। मैं गंगा हूं। इस सोच के बात करो, ये बोल के, इस पोस्चर के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ बुला लो पूरे हिंदुस्तान को, बुला लो पूरी दुनिया को, एक एक व्यक्ति को। पता नहीं किसका भाग कब चमक रहा होगा, वो आपका इंतजार कर रहा हो। जब इस एटीट्यूड से, इस थॉट प्रोसेस से आप काम करते हो, इस थॉट प्रोसेस से जब बात करते हो, इस थॉट प्रोसेस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हो, तो परमात्मा आपके साथ होता है। वो आपके साथ होता है, वो आपके साथ होता है उस थॉट प्रोसेस में। मार्ट में गिविंग एटीट्यूड में, गिविंग एटीट्यूड में बात करो। गिविंग एटीट्यूड में हम बांट रहे हैं, क्योंकि जो बांटता है वो सम्राट होता है, जो इकट्ठा करता है वो भिखारी होता है। आप बांट, आप सम्राट हैं आप, क्योंकि आपके पास में वो खजाना है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वो खजाना आपके पास है। 26 27 28 को वो खजाने में से वो हीरे लुटेंगे दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम में। और आपका काम इतना बड़ा है कि वो उसके उसके ओनर आप हैं। वो आपका प्रोग्राम है। वो खजाना लुटाने वाले आप हैं। इसलिए अपने लोगों को बता दो खजाना लुट रहा है, चलो मैं भी चल रहा हूं, तुम भी चलो। तुम नहीं आना है, तुम्हारी मर्जी है। नहीं आना है, तुम्हारी चॉइस है। मैं दूसरे के पास जाता हूं, क्योंकि अमृत लेके भी तुम जाओगे तो सब लोग तुम्हारा अमृत नहीं पिएंगे, क्योंकि अमृत तो वो ही पिएगा जिसके भाग्य में अमृत पीना लिखा होगा। हम और आप तो निमित्त हैं, उपादान तो वो है जो पीने वाला है। पर हम उसके पीछे परेशान हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं ले चला हूं अपने खजाने को लेके, मैं अपने अमृत को लेके चल पड़ा हूं, और वहां लुटने वाला है वो। यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रोग्राम, यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रोग्राम, यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम। तुम लुटाने वाले हो, तुम हो वो, तुम हो वो। और किस बात की बात करते हो? कल हम शुरू करेंगे हमारी वर्तमान परिस्थिति और हमारे विचारों में विरोधाभास। ये विरोधाभास है हमारी वर्तमान परिस्थिति में और हमारे विचारों में। तकलीफ वहां से शुरू होती है। तो कल सुबह मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू वेरी मच गाइड, लव यू।